हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर स्टडी हब पर आप लोगों का स्वागत है। चलिए, कल हम लोगों ने वर्ण से रिलेटेड कुछ बातें की थी। आज हम लोग उससे आगे की बात कर लेते हैं। वर्ण हमारे 3 प्रकार से होते हैं। वर्ण के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से? इन 3 रूप की हम लोग बात करेंगे। नंबर 1, उच्चारण के आधार पर नंबर 2 हमारा जो रहेगा वो वायु संवेग के आधार पर रहेगा। और नंबर 3 जो हमारा रहेगा वो तारत्व के आधार पर रहेगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि जो उच्चारण के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है। उच्चारण के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है, नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 जो है हमारा वो स्वर श्रेणी होता है और नंबर 2 जो होगा हमारा व्यंजन श्रेणी होगा। देखो, उच्चारण के आधार की अगर मैं बात करूं, उच्चारण के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक तो स्वर में और एक व्यंजन में। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन अर्थात परिभाषा की बात कर लेता हूं। परिभाषा, ये बिना व्यंजन की सहायता से ही बोले जा सकते हैं। मतलब इनको किसी की भी आवश्यकता नहीं चाहिए बोलते वक्त। ये बिना किसी की सहायता से ही बोले जाते हैं। लेकिन अगर मैं यही इस डेफिनेशन की बात करूं व्यंजन की, ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। किस प्रकार? अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कहूं, अगर मुझे मैं को पढ़ना है, मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि हर किसी व्यंजन के साथ में स्वर लगा रहता है। अगर मैं को पढ़ता हूँ और तोड़कर इसको देखता हूँ तो आधा मैं प्लस ए की श्रेणी में बोलता हूँ मैं इसको, और इसके साथ में जो ए रखा हुआ है, क्या ये स्वर रखा हुआ है? तो इन्हीं वजह से हम लोग जितने भी व्यंजन पढ़ पाते हैं वो स्वर से ही पढ़ पाते हैं, क्योंकि हर किसी के साथ में एक शहीद वर्ण लगा रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं ए। मैंने कल नाम भी दिया था इसको, शहीद वर्ण, और ये स्वर भी है, हम लोग जानते हैं इस चीज़ को। लेकिन जब मैं ए पढ़ता हूँ या फिर आ पढ़ता हूँ या फिर ई पढ़ता हूँ, इनके साथ में तो मुझे किसी की आवश्यकता नहीं पड़ पाती है। तो इसी वजह से मैं कहूँगा कि जो स्वर होते हैं ये किसी की भी इसको सहायता नहीं चाहिए बोलते वक्त, लेकिन व्यंजन को बोलते वक्त हमेशा स्वर की सहायता चाहिए, क्योंकि मैंने कारण भी बताया किस तरीके से हर किसी व्यंजन के साथ में ए लगा रहता है। चलिए, अब हम लोग जान लेते हैं इनकी कुल संख्या। प्राचीनतम काल में जो स्वर की कुल संख्या हुआ करती थी वो टोटल 14 हुआ करती थी, लेकिन कुछ मुनियों और कुछ ऋषियों के आधार पर फिर उसको 13 कर दिया गया, और फिर 13 के बाद आज वर्तमान काल में हम लोग जो पढ़ पाते हैं वो कुल 11 ही स्वर पढ़ पाते हैं। अब वे 2 जो हटाए गए उनको किस किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है मैं उनकी भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं उन 11 स्वरों की बात कर लेता हूँ। ये कुल हमारे
11 स्वर होते हैं कौन कौन से। अब आप लोग देखते हैं, एक ए, आ, ई, बड़ी ई, ओ, री, ए, औ, ये हमारे कुल 11 स्वर होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जो हमारे 2 स्वरों को हटाया गया, जो कि हम लोग बचपन में पढ़ते थे, उन 2 स्वरों को किस किस को हटाया गया और उनको किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। एक पार्ट होता है हमारा अयोग वहा, अयोग वहा, या फिर आप लोग नपुंसक भी कह सकते हो, नपुंसक श्रेणी। आप लोग नपुंसक लिखते सार समझ गए होंगे कि नपुंसक हम लोग किसको कहते हैं। नपुंसक उसको कहा जाता है जिसको न तो हम लोग लड़का मानते और न ही लड़का मानते, जो इनके बीच का जो जेंडर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं नपुंसक। मतलब गांव की लैंग्वेज में जिसको हम लोग बोलते हैं हिजड़ा, वही चीज़ हमारा यहाँ पे भी रखा हुआ है, नपुंसक। अब नपुंसक को या फिर अयोगवाह को भी 2 भागों में बांटा गया है। वो किस तरीके से, चलिए देखते हैं। ये 2 पार्ट कौन कौन से हैं हमारे, एक नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा होता है अनुस्वार, और दूसरा जो पार्ट होगा हमारा वो होता है विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग ये किस तरीके से दिखते हैं, इनकी भी मैं बात कर लेता हूँ। अब जो हमारे बचपन में हम लोगों को पढ़ाते थे या फिर कायदे के अंदर पढ़ते थे, हम लोग बचपन में पहाड़ा, जिसको एक कायदा सा मिलता था जो हमें बचपन में पहाड़े भी लिखे रहते थे उसके अंदर, तो वहाँ पे हम लोगों को ये भी देखने को मिलते थे। वहाँ पे ए लिखते थे और एक तो बिंदु सा ऊपर लेते थे और एक साइडों में लिखते थे हम लोग। तो इसी चीज़ों को, इन्हीं चीज़ों को ना तो हम लोग आज वर्तमान काल में न तो हम लोग इनको व्यंजन मानते हैं और न ही इनको स्वर माना जाता है। तो इसी वजह से हम लोग क्या कहेंगे इनको कि भाई ये नपुंसक श्रेणी में कहेंगे। ठीक है। एग्जामिनर अब आप लोगों से क्वेश्चन किस तरीके से कर सकता है, वो कह सकता है कि प्रातःकाल, प्रातःकाल जो शब्द है ये किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। अब 2 बिंदु आप लोगों को पता है वो किसके होते हैं, वो विसर्ग के होते हैं। तो इसीलिए आप लोग इसको क्या कहोगे कि ये कौन सा पार्ट होगा, आप लोगों का विसर्ग का पार्ट होगा। अब अगर इसी के प्रति कहोगे तो ऊपर बिंदु मिल जाएगा आप लोगों को। समझ आ गया आप लोगों को। जब मैं आप लोगों का एक टेस्ट लूँगा तब आप लोगों से क्वेश्चन में दिखा दे जाएंगे आप लोगों को। ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने ये तो जान लिया कि जो 11 कुल संख्या होती है स्वरों की, और कुल अगर मैं व्यंजन की कुल संख्या की बात करूं, कुल संख्या इसकी 39 होती है। अब आप कहोगे कि सर 39 और 11 मिलकर तो हमारे टोटल 85 हो पाते हैं, 85 हो पाते, लेकिन हम लोग जब पढ़ते हैं तो 52 पढ़ पाते हैं, बिल्कुल पढ़ पाते हैं। मैं बिल्कुल एक एक बात की क्लियर कराऊंगा आप लोगों को कि क्या कारण है, किस वजह से मैं यहाँ पे 50 कह पा रहा हूँ। अब देखिए ये 39 हुआ और ये 11 हुआ, टोटल मिलकर हमारे स्वर और व्यंजन यहाँ पर कितने कहलाए, 50 कहलाए। लेकिन मैंने 2 चीज़ों को बाहर निकाल दिया, 2 को, किसको, एक अनुस्वार को और एक विसर्ग को। इनको जब मैंने बाहर निकाल दिया, नपुंसक श्रेणी में रख दिया गया, ना मैंने इसको स्वर कहा ना व्यंजन कहा, तो क्या कहोगे, इसको बाहर रखोगे नहीं रखोगे। तो 50 वे हो गए मिलकर, 11 और 39 और 2 ये हो गए, तो टोटल आप लोगों के पास में क्या 52 वर्ण होंगे या नहीं होंगे टोटल। समझ आ गई बातें आप लोगों को। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जो स्वर है, स्वरों को हम लोग जब बांटते हैं तो स्वरों को हम लोग किस किस तरीके से पढ़ते हैं या फिर इसका विभाजन करते हैं। स्वरों का वर्गीकरण, बिल्कुल एक एक बात डीपली करते हुए चलेंगे, कोई रट्टाफिकेशन या किताबी मेथड से नहीं चल रहे। ठीक है। अब लोग हिंदी पढ़ना चाह रहे हो तो हिंदी आप लोगों के, सच में बता रहा हूँ, आप लोगों के
एक एक नस के अंदर आप लोगों की हिंदी घुसा दूंगा, इतना बेस्ट तरीका मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। चलिए आप लोग देखेंगे हिंदी को हम लोग स्वरों का जब वर्गीकरण करते हैं तो स्वरों का वर्गीकरण में सबसे ही पहला पार्ट हम लोगों को मिलता है मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा स्वरों का जब वर्गीकरण की हम लोग बात करते हैं। तो मात्रा के आधार पर किस तरीके से, मात्रा के आधार पर भी इसको हम लोग 3 पार्टों में पढ़ते हैं। कुछ यूट्यूबर या फिर कुछ किताबों के अंतर्गत आप लोगों को ये 4 प्रकार से देगा, लेकिन वो गलत तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि उसका डिवीज़न किस तरीके से किया गया होगा उसका मैं रीज़न बता रहा हूँ। वास्तव में मात्रा के आधार पर जो स्वरों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो 3 ही प्रकार से किया जाता है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ तो ये होगा मेरा मूल स्वर। नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, या फिर मैं इसकी और डीपली सी भी बात करूंगा अभी, दीर्घ स्वर कह लो इसको आप लोग, या आप लोग मूल स्वर न कहकर इसको ह्रस्व स्वर भी कह सकते हो, क्योंकि मैं थोड़ा नीचे मान लूँगा इस चीज़ को, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, क्योंकि यहाँ से अच्छा समझ पाएंगे आप लोग। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर के बाद जो आता है वो हमारा प्लुत स्वर आता है। सन 2019 सीटेट सहारनपुर सेकंड मीटिंग में यहाँ से एक क्वेश्चन किया गया था प्लुत स्वर से रिलेटेड। चलिए वो बातें तो बाद में करेंगे हम लोग, पहले ह्रस्व स्वर को जान लेता हूँ कि इसको किस नाम से या फिर इसके कौन से पार्ट के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। तो ह्रस्व स्वर को हम लोग मूल स्वर के नाम से जानते हैं, और दीर्घ स्वर को हम लोग 2 पार्टों में पढ़ पाते हैं, एक सजातीय रूप और नंबर 2 विजातीय। विजातीय। अब सजातीय और विजातीय में क्या फ़र्क होता है ये भी मैं जानूंगा, सजातीय और विजातीय में क्या फ़र्क होता है। अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो उसके बाद में मैं दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर की मैं बात करता हुआ चलूँगा। चलिए देखते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूँ ऊपर से, अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। चलिए, जैसे हम लोगों ने यहाँ से जाना ह्रस्व स्वर, जो हमारे कुल 11 स्वर होते हैं, 11 स्वर थे ना हमारे, उन 11 स्वरों का हम लोग डिवीज़न कर रहे हैं। ह्रस्व स्वर जो श्रेणी में जो रखे गए, या फिर मैं इसको मूल स्वर कहूँ, मूल स्वर, वो हमारे कुल मिलाकर 4 होते हैं ह्रस्व स्वर श्रेणी में। वो कौन कौन से, एक नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो शुरुआत से, या फिर और डीपली हम लोग जाना चाह रहे हैं ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, इसको मैं एक मात्रा, जिसमें एक मात्रा का प्रयोग किया जाता हो, एक मात्रा का प्रयोग किया जाता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर बोलते हैं। मतलब जिसके अंदर बोलते समय मात्र एक ही मात्रा का हम लोग समय ले पाते हों। कैसे, जैसे मैं यहाँ फॉर एग्जांपल दूँ, एक तो हमारा होगा ए ओ रे, तो ये चार हमारे कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ह्रस्व स्वर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिसको मैं अन्य नाम दिया है मूल स्वर। और इनकी जो डेफिनेशन या फिर पहचान की अगर मैं बात करूं,
एक मात्रा का जिसके अंतर्गत प्रयोग किया जाता हो उसी को हम लोग हस्र स्वर या फिर मूल स्वर कहते हैं। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं नंबर 2 पॉइंट क्या था हमारा। नंबर 2 था हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को भी मैंने कहा कि हम लोगों ने 2 भागों में बांटना है इस चीज़ को, क्योंकि हम लोग डीपली पढ़ना है हम लोगों को, ताकि एग्जामिनर कहीं से भी हम लोगों से क्वेश्चन कर पाए एसआई लेवल तक। सजातीय और एक होता है हमारा विजातीय। अब सजातीय और विजातीय देखें क्या चीज़ होती है। सजातीय एक्चुअल में दीर्घ स्वर को ही हम लोग एक तो कहेंगे कि ये सजातीय है। सजातीय का अगर संधि विच्छेद करें और डीपली तरीके से, सेफोर मतलब से प्लस जातीय, सेफोर मतलब समान जाति, मतलब समान जाति के इसके अंतर्गत होंगे। अब इसकी अगर बात करें हम लोग वी प्लस जातीय, V4 मतलब होता है विभाजित, डिवीजन, अलग, मतलब अलग जाति। इसके अंतर्गत जो बातें होंगी वो अलग जाति से रिलेटेड बातें हम लोग करेंगे। वो किस तरीके से देखिए आप लोग, समान जाति से किस तरीके से, या फिर आप लोग एक और नाम भी इसको दे सकते हैं, क्योंकि कुछ यूट्यूबर आप लोगों को इसको संयुक्त स्वर भी कहेंगे। वो जो 4 पार्ट आप लोगों को बताएंगे वो चौथा पार्ट आप लोगों को संयुक्त स्वर बताएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ डीपली तरीके से अगर बातें करें तो ये हमारा जो विजातीय होता है ये दीर्घ स्वर का ही रूप होता है। इसमें से इसको अलग पार्ट बना दिया उन लोगों ने, लेकिन आप लोग गलत मत करना। विजातीय श्रेणी को ही हम लोग संयुक्त स्वर कहते हैं। उसका रीज़न भी हम लोग देखेंगे किस कारण से। सजातीय की अगर बात करें, सजातीय मतलब होता है समान जाति का। दीर्घ मतलब जिसके अंतर्गत 2 मात्राओं का समय लगता हो। दीर्घ स्वर की या फिर सजातीय की बात करूं तो डेफिनेशन की अगर बातें करें, जिसमें 2 मात्रा का समय लगता हो, समय लगता हो। चलिए कौन कौन से, एक होगा हमारा आ, ई, ऊ। अब आपने कहा सर कैसे कहोगे, कैसे कहोगे सजातीय? सजातीय देखिए इस तरीके से कहेंगे हम लोग। जब आप लोग ए प्लस ए इक्वल टू लगाओगे तो क्या प्राप्त होगा? आ प्राप्त होगा। जब ई प्लस ई इक्वल टू लिखोगे तो बड़ी ई प्राप्त होगी। जब ऊ प्लस ऊ इक्वल टू लिखोगे तो बड़ा ऊ लिखोगे। तो क्या ये समान जाति से मिलकर प्राप्त नहीं हुए आप लोगों को? तो इसी कारण से आप लोग इसको सजातीय श्रेणी के अंतर्गत रखोगे। चलिए, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हम लोग नहीं बना सकते, क्योंकि आप लोग बोर भी तो हो जाते होंगे पढ़ते पढ़ते। तो आज के लिए आप लोग यहाँ तक ही रखें। कल मैं विजातीय की भी बात करूँगा, अलग श्रेणी की, अलग श्रेणी की कल हम लोग बातें करेंगे। तब तक के लिए आप लोग फ्यूचर स्टडी हब पर बने रहें। धन्यवाद।